मॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन। याद है मैंने डिफरेंट लॉस लिखवाए थे। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी वाला सेट। तो ए यूनियन बी वाला सेट क्या आएगा, चेक करके बताओ दोनों का यूनियन। जल्दी बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूं, जल्दी बोलो क्या आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन में पूरे को मिला देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। बोलो जल्दी क्या आएगा। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कैसे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा दो तो क्या बचेगा 1,9। क्या ये क्लियर हो गया। तो हमने ये वाली टर्म निकाल ली है, ये वाली टर्म आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट देख के बताओ क्या आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 4 6 8 9। क्या ये क्लियर। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो क्या कॉमन आ रहा है यहां पर, ओनली 1 एंड 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1,9। दैट्स इट। तो ये दोनों चीजें सेम आ गई, ये हो गया वेरीफाइड। क्या ये समझ में आ गया सबको। सिमिलर वे में क्या ये भी सॉल्व हो जाएगा, चेक करो जल्दी, वेरीफाई करके दिखाओ सेकेंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया सबने, क्या रहा है ओनली 2। देन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 1 3 4 सारे नंबर आएंगे एक्सेप्ट 2। 1 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है ना, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल रखा है, उन्हीं को यूज करो। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है। अब हमको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट्स इट, वेरीफाइड। दोनों सेम आ गया, समझ गए ना। तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वेन डायग्राम से आपको इन सारे ऑपरेशंस को शो करना है। तो कैसे शो करोगे, चलो ड्रॉ करके बताओ कैसे शो करोगे। बनेगा ये, एक हिंट दे दूं, एक हिंट दे रहा हूं, देखो इधर। सबसे पहले ना एक यूनिवर्सल सेट बना देना। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, यू से डिनोट होता है। दो सेट बना देना ए और बी, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। तो ये हो गया ए और बी इस तरह से, क्लियर। ये आ गया ए और ये क्या आ जाएगा बी। अब ये ध्यान में रखना है आपको कुछ चीजें, ये जो दोनों का कॉमन है वो क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाता है, दोनों को मिला दो। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा ये पूरा। तो ये पूरा आपका क्या होता है, ए यूनियन बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये वाला रीजन अगर ए यूनियन बी को शो कर रहा है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा, इसके बाहर वाला रीजन। तो ये वाला पूरा जो रीजन होगा, इसे जब आप शेड करोगे तो ये किससे शो करेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला रीजन आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ये। इसी तरीके से ये वाला शो करके बताओ। जल्दी, जिसका हो गया ना इसका वेन डायग्राम मुझे नोटबुक शो करना, नेक्स्ट वाले का।
करेक्ट, कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यही है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है। अभी हमने पढ़ा ना डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो मैंने क्या बताया था कि अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या लिख सकते हैं उससे, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का वेन डायग्राम सेम ही बनेगा। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में क्या होती है, सेम। अब ये बताओ थर्ड वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम में शो करो ए इंटरसेक्शन बी कहां पर होगा। तो कहां पर होगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका ये वाला रीजन, समझ गए, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर बोलता है तो किसको शेड करेंगे, उसको छोड़ के बाकी पूरा। तो यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़ के बाकी जो पूरा है उसे शेड कर दो, वो आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट में क्या निकालने बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बताओ कौन सा होगा, सेम होगा। डी मॉर्गन्स लॉ, होल कॉम्प्लीमेंट अगर हटता है तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, और ये वाले ऑपरेशन का सिंबल चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दैट्स इट। ये क्लियर सबको, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, कोई मुझे ना बस एक और ऑपरेशन का बना के दिखाओ, ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बताओ। मतलब ये बीच वाला छोड़ के और बाहर वाला छोड़ के ये पूरा ऐसा बोल रहा है, ये वाला करेक्ट। ए माइनस बी जो होगा ना वो ये वाला पोर्शन होगा। समझ में आया? ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को। मतलब जो ए के अंदर होना चाहिए बट वो बी के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके। अब अगर मैं ये पूछता हूं कि ये बताओ ये कहां पर आएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कौन सा होता है पता है ना, ए यूनियन बी देखो यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ए यूनियन बी कौन सा है, ये पूरा। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ये बीच वाला। समझ गए ये चीज। तो अगर माइनस करना है तो किसको शेड करेंगे, ये वाला और ये वाला। क्या ये समझ में आ गया। तो ये जो रीजन है जो अभी मैंने जिनको शेड किया है, ये वाला रीजन किसको शो करेगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सब दिमाग में रखो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। हटा दो फिलहाल में इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है पढ़ो जल्दी से। लेट U be the set of all triangles in a plane if A is the set of triangles with at least one angle different from 60 degree, then A complement is। तो U क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए किसका सेट है, ट्राइंगल्स का, विथ एट लीस्ट वन एंगल, वन एंगल अदर देन 60, एक एंगल 60 के अलावा कुछ और है। तो ए डैश क्या होगा बताओ, ए डैश किसका सेट होगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इसमें बोलता है कम से कम एक एंगल अदर देन 60 होना चाहिए, तो उस स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, वो अपोजिट थोड़ी ना होगा।
उसका अपोजिट क्या होगा, सारे एंगल 60 होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, सारे एंगल 60, तो वही इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और सारे एंगल 60 वाले ट्राइंगल कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए डैश कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा एमसीक्यू में। समझ गए ना? ये हटा दो फिलहाल इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन सभी का आपको आंसर करना है, एक एक करके पूछता हूं मैं। सबसे पहले वेनु बताना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा करेक्ट आंसर? आयुष, तो तुम लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आए थे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ सुयश, अगर याद नहीं तो कम से कम वेन डायग्राम समझाया उसको सोच के देखो। हाँ बता आयुष। यूनिवर्सल सेट करेक्ट। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, कम से कम वेन डायग्राम वाला लॉजिक तो यूज करो। मान लो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है यू, यहां पर एक हो गया आपके पास सेट ए, समझ गए? तो सेट ए ये वाला सेट है। अब ए डैश कौन सा सेट होगा, इसके बाहर वाला सेट हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट जिसे बोल रहे हो। और जब दोनों का यूनियन लेंगे मतलब मिला देंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये मैंने समझाया था, याद आया? चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा। हाँ ये फाइव, फाइव ये नल सेट है लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। बताया था ना, कुछ नहीं का सब कुछ, लाइक दैट। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहां पर ये इनफैक्ट इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए। तो ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। तो यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। ए सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम को देखो, सामने बना हुआ है, सामने आपको सेट ए दिख रहा है ग्रीन वाला, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, पिंक वाला। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा यहां पर, एम्प्टी सेट, नल सेट। समझ गए? लास्ट वाला आंसर चाहिए मुझे, बताओ जल्दी। यहां क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। तो यहां पर क्या जाएगा, फाइव मतलब कि नल सेट, और इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, ए। तो नल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नल सेट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, अभी तो मैं और डिफिकल्ट देने वाला था। स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस। चलो और दो चार क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी के ले लेते मिसलेनियस से, फिर उसके बाद मैं एडिशनल क्वेश्चन अभी पूछना चालू करता हूँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करो जल्दी बनाना। क्या लिखा हुआ है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। इसमें से कौन किसका सबसेट है ये डिसाइड करना है आपको। तो लिख लो जल्दी से। अभी सेट ए जो दिख रहा है ये कौन से फॉर्म में मेंशन्ड है बताओ पहले मुझे, सेट बिल्डर। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा पेन वेन उठाओ और जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या है बताओ, सेट ए का कंटेंट 2,6 ये आया।
-2x और -6x में स्प्लिट होगा, फिर x की दो वैल्यू आएगी, एक 2 और दूसरी 6। अब आपको सिर्फ ये आंसर करना है कौन किसका सबसेट है। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है यहां पर, C, और B जो है वो C का क्या है, सबसेट है। क्लियरली दिख रहा है, उसके बाद B है, तो B इज अ सबसेट ऑफ C। ये सबसेट का सिंबल याद है ना। अब B के बाद उससे छोटा सेट कौन सा है, A, तो A क्या B का सबसेट है। सबसेट समझते हो ना, याद है ना। अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे हैं तो A B का क्या है, सबसेट। तो A भी B का सबसेट है, तो क्या लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सबसे छोटा सेट कौन सा बच गया, D। तो D जो है क्या वो A का सबसेट है A के एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, तो D इज अ सबसेट ऑफ A। क्या ये क्लियर हो गया। तो सबसे बेटर तरीका ये लिखने का, क्योंकि यहाँ पर C सबसे बड़ा, उसका सबसेट B, उसका सबसेट A, उसका सबसेट D। अगर इसको वेन डायग्राम में शो करना होता तो कैसे शो करते। वेन डायग्राम में शो करने के लिए पहले क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल आता है उसको क्या होता है C, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल आता है B, एक और छोटा सर्कल आता है A, और एक और छोटा सर्कल आ जाता है D। समझ गए ना ये चीज। तो ऐसा बनता है इसका वेन डायग्राम। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये। अच्छा, ये वेन डायग्राम ऐसा फालतू चीज नहीं है, ये आईएएस आईपीएस वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं ना, यूपीएससी वगैरह के, उसमें भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके लॉजिकल माइंड चेक करने के लिए बहुत जगह यूज होता है वेन डायग्राम सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ पहले सॉल्यूशन बेस्ड, ये प्रूफ वाले नहीं, सॉल्यूशन बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और फिर ये लॉजिकल क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और कुछ है सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है इसमें तो फिलहाल। तो चलो एक काम करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। शॉर्ट टेस्ट जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, वो शॉर्ट टेस्ट पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, क्लियरली विजिबल है ना, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तीन क्वेश्चंस तो अभी दिख रहे हैं क्लियरली। चलो स्टार्ट करो, अपने आंसर्स नोटबुक पे लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहले ये तीन। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी सॉल्व करो पैरेलली। कर लिया सॉल्व। हो गया। चलो, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हाँ, तो क्या होगा, सी। क्यों फाइनाइट सेट, क्यों। एक्चुअली ये सेट ही नहीं है,
क्योंकि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर है तो ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। मैथ्स के टीचर के लिए हो सकता है कोई दूसरा हो, ठीक है, हिंदी के लिए कोई दूसरा हो, समझ रहे हो ये चीज। तो ये वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है इस वजह से। अगर ये बोला होता कि टॉप स्कोरर्स, टॉप 5 स्कोरर्स ऑफ ए क्लास, ठीक है, या टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, तो वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट की मार्किंग के बेसिस पे होता है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और आपको इनमें से चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या आ रहा है आपका करेक्ट आंसर, ए। तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी निकाला होगा, तो ए यूनियन बी में क्या आ गया होगा, 1 2 3 4, फिर 6 8 10, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 हट गया होगा, 6 हट गया होगा, 8 और 10 हट गया होगा, तो क्या आ गया 5 7 9। ये करेक्ट आ रहा है क्या, यस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या ये आ गया सबका सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में या तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, या फिर बी इंटरसेक्शन सी फिर चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इंटरसेक्शन चेक करता हूं, वो ज्यादा आसान होता है। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 एंड 5, यही कॉमन है 3 एंड 5 दोनों में, ठीक है। अब ए में से उसको हटा दो, तो सेट ए कहां पर है, अच्छा सॉरी सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी ये है ना, बी और सी ये है, तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 3, और कुछ आ रहा है क्या, 6, 3 और 6 कॉमन आ रहा है। अब क्या करो, ए में से 3 और 6 को हटा दो, तो सिर्फ क्या हटेगा, 3 हटेगा, 6 तो है ही नहीं, तो वो नहीं हटेगा, तो क्या बच जाएगा, 1 2 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया, आ गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4 5 6 7, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी आप। 4 5 6 7, यहां पर ना ये सिंबल एक्चुअली कुछ गलत मिसप्रिंट हुए हैं, 4 को स्किप कर दो, 5 6 7 कर लो। 5 6 7 कर लेना। ठीक है, तो हो गया सबका। 5 का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो सबसेट, जैसे अगर यहां पर ए बी सी, अगर ये कोई सेट के एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 बनेंगे। वो फॉर्मूला हमने देखा ना, 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8। इसमें प्रॉपर सबसेट किसको बोला जाता है, जिसमें सारे एलिमेंट न आए, मतलब इसमें से एक सबसेट ये वाला भी होगा, ए बी सी, जिसमें ये पूरा है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए इसको हमेशा हटा देंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। क्या ये क्लियर। तो सीधे या तो फॉर्मूला याद रखना है तो वो रख सकते हो, प्रॉपर सबसेट के लिए क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n -1, और सिर्फ सबसेट पूछा था 2 रेज टू पावर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, नल सेट। तो ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, एम्प्टी सेट इज डिफरेंट, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। कौन सा सबसेट डिफरेंट है इसमें, जीरो सेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीरो सेट, मतलब जिसके अंदर जीरो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जीरो, उसको बोलेंगे जीरो सेट, ठीक है। बाकी सारे सेम जैसे। सेवेंथ का बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, इफ द सेट ए एंड बी आर एज फॉलोज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक करो, ए माइनस बी,
तो ए में से अगर बी वाले एलिमेंट को हटा दो तो क्या बच रहा है, 3 4, यही बचेगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आ रहा है, ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है क्या, चेक करो। रॉन्ग है। और वैसे ऑल ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। समझ गए ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। इसका ना मैंने करेक्ट चेक किया, इसमें क्या लिखा हुआ है पता है, ये इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, लेकिन ये ओवरऑल मिसप्रिंटेड ही है, सिंबल भी ए आ रहा है। चलो आगे के क्वेश्चंस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, ट्राई करो इसको। 8 9 10 ये 3 क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10। अच्छा, मैंने पावर सेट नहीं पढ़ाया ना तुम लोगों को, अभी तक आया नहीं, या शायद उसको डिलीट कर दिया, जो भी है। चलो पावर सेट में एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर आप लोग इसका आंसर बताना। मान लो अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ठीक है, तो उसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे, एक बनेगा ये वाला सिंगल टोन सेट, एक बनेगा ये वाला सिंगल टोन सेट, और एक क्या बनेगा, नल सेट, और ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेट, ये बनेगा। तो इनके सारे सबसेट्स को अगर मैं एक सेट के अंदर बंद कर दूं इस तरह से, तो ये जो सेट है व्हाइट वाला, वो क्या है, ये सारे सबसेट्स का सेट है। तो इसे कहते हैं पावर सेट, और उसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। पी का मतलब है पावर सेट ऑफ सेट ए। तो सारे सबसेट्स के सेट को कहते हैं पावर सेट। तो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना सभी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स और इवन एक ही होता है, ऐसा वो कौन सा है, 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये गिवन है। इनमें से किसे आप यूनिवर्सल सेट चूज करोगे इनके लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं जो ए के अंदर भी हो, बी के अंदर भी हो और सी के भी अंदर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। 11 12 13 ये सारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाँ, अच्छा ये भी मैंने 11th वाला मैंने नहीं पढ़ाया, वो एक्चुअली डिलीट हो गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो इसको मैं समझाता हूँ, समझना ध्यान से, वेन डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास ये एक सेट बी है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं एन और ब्रैकेट में ए, तो उसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मैं लिखता हूं एन ऑफ बी, तो उसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और दोनों को प्लस कर दे तो मतलब दोनों के एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सम। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है, जब हम इन दोनों को सम करेंगे ना, तो ये वाला जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो भी दोनों में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। जैसे मान लो जैसे क्या लेते हैं, हाँ, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो हो सकता है 10 बच्चे होंगे। बायो पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो हो सकता है वो 10 बच्चे होंगे। तो कुल मिला के 20 बच्चे तो नहीं होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो क्या होंगे, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या शायद, सॉरी, इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 10। और एग्जाम्पल मैं सही नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा था। लेकिन तो कुल मिला के अगर एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को दोनों को ऐड करूंगा,
तो ए और बी को मिला के पूरे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, मुझे पूरे सेट नहीं मिलेगा, उसमें ये वाला काउंट तो 2 बार ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस। और माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, ए और बी का जो पूरा यूनियन है उसमें कितना काउंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये एक टाइप का फॉर्मूला है जो आपको कई जगह पे यूज करने को मिलेगा, तो उसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। तो सीधे सीधे इसमें से देख पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट किया सबने? ओके, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि ये चीज समझ में आए, नोट करना। इफ देयर आर if there are 10 students, if there are 10 students, if there are 10 students studying Hindi newspaper and 15 students रीडिंग होना चाहिए था, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। पहला हिंदी लिखा कि इंग्लिश लिखा, हिंदी। दूसरा वाला जो है 15 स्टूडेंट्स रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 5 students read and 5 students read and 5 students read both the newspaper, find the number of students, ओके। मेरी वॉइस शायद ब्रेक हो गई थी, तो दोबारा से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, जो बच्चे ऑनलाइन में सुन लेना। क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 15 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये आपको काउंट बताना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सेट ए अज्यूम कर लोगे कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सेट है। क्लियर? तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 10 है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। क्या ये समझ में आ गया? उसी तरीके से सेट बी जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का सेट है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में लिखा है कितने स्टूडेंट्स दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 5। तो दोनों न्यूज़पेपर मतलब इंग्लिश भी एंड हिंदी भी। एंड वर्ड किससे एसोसिएटेड है, कौन से ऑपरेशन से, इंटरसेक्शन। तो यहां पर उसने क्या दे दिया आपको, नंबर ऑफ ए एंड बी, इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वालों का काउंट, और वो कितना आ गया आपके पास, 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट, तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए पढ़े या तो बी पढ़े। समझ में आ गई ये चीज? ये आपको काउंट निकालना है। तो ये काउंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे यूज करेंगे ये फॉर्मूला, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। क्या ये समझ गए? अब यही सॉल्यूशन आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो। वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे समझना। सबसे पहले आप एक सेट ए बना दो, एक सेट बी बना दो, ठीक है। अब सेट का नंबर फिलअप करना चालू करना सबसे अंदर से, सबसे अंदर मतलब यहां से, ये मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कितने कॉमन स्टूडेंट्स है देख लो, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिख दो 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैंने इसे सेट ए माना है, इसे सेट बी माना है, तो सेट ए के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, उसमें 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, कितने बच गए, 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। सेट बी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 15, तो सेट बी के 15 में 5 तो आ चुका है, तो बाकी कितना बच गया है, 10 बच गया। समझ गए? अब इन सारे नंबर को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 20।
वो क्या आ गया आपका ए यूनियन बी। समझ गया ना ये चीज? तो ये दोनों तरीका आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता चलता है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? अगर इंग्लिश में बोला जाए इसी स्टेटमेंट को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर बट नॉट हिंदी न्यूज़पेपर? ऐसे कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट हिंदी नहीं पढ़ते? तो आंसर कितना होगा? 10। तो आपने कौन से रीजन को देख के आंसर बताया? ये वाली चीज को आंसर देख के बताया। और ये क्या बताता है? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब इंग्लिश बट नॉट हिंदी। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इससे एक और फॉर्मूला हमने बनाया, और एक और फॉर्मूला क्या है? अगर कभी आपको ऐसा निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग बी बट नॉट ए, बट नॉट ए, तो इसका क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी माइनस ए। और ये आपने निकालने के लिए क्या किया? बी में से क्या माइनस कर दिया? इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दिया। तो ये कैसे निकलेगा? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक और एडिशनल फॉर्मूला है जिसको आप नोट डाउन करो। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है? एन ऑफ बी माइनस ए के लिए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। इरेज कर दो फिर इसको मैं, तो लिख नहीं रहेगा। क्या ये ज्यादा टफ लग रहा है क्या ये सारा एक्सप्लेनेशन? क्लियर इजी है ना? ठीक है, इरेज कर दो फिर मैं। चलो वापस आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो हम कर रहे थे? हाँ, यहाँ पर हमने कौन से कर दिए? 11th हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। Which of the following collections are set? इनमें से कौन से कलेक्शन सेट्स है? कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक है। अब कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर इन इंडिया, सब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव, रिच आप क्या ले रहे हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन इंडिया, दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव, ओके। तो सिर्फ सेट ए जो है, जो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेट। नेक्स्ट क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटिव लॉ? इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये फर्स्ट वाला लॉ कौन सा है, याद है किसी को? कम्यूटेटिव लॉ। जब ऑर्डर बदल जाता है, चीजें सेम रहती है, तो वो कौन सा लॉ होता है? कम्यूटेटिव। तो ये भी कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव, सारे कम्यूटेटिव लॉ के एग्जांपल है। तो एसोसिएटिव कौन सा? यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला एग्जांपल देखो जल्दी से और बताओ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सेट बी है जिसके एलिमेंट दिए हैं, सेट बी है उसके भी एलिमेंट दिए। आपको बोल रहा है बी माइनस बी और बी माइनस बी वाला कौन सा होगा? तो बताओ बी माइनस बी वाला कौन सा होगा? तो V में से B के एलिमेंट को, सेट B के एलिमेंट को हटा दो। क्या हटाओगे? A। और क्या हटाओगे? I। और कुछ हटेगा U। तो क्या बच जाएगा? EO। तो किस में आ रहा है ये ऑप्शन? A में आ रहा है या फिर D में आ रहा है? तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब चेक करो बाद में क्या आ रहा है। B में से ये हटा दोगे तो I हट जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन A करेक्ट आ रहा है। चेक कर दो आगे सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, ए यूनियन बी आपको बताना है कौन सा होगा। इजी है, ऑप्शन सी, तीनों को मिला मिला, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 16, चेक करते जाओ जल्दी। मैं किधर करता हूँ। हाँ, अभी लिखा है मैंने फॉर्मूला इसका। वेन डायग्राम भी अगर याद है तो आंसर कर सकते हो। क्या बोल रहा है लक्ष्य? ऑप्शन ए। और किसी का कोई आंसर?
वेन डायग्राम को भी अगर अच्छे से समझा तो आंसर कर सकते हो। वेन डायग्राम में ऐसे दो सेट बना लो, ए और ये दूसरा सेट क्या बना लो, बी। अब आप देखो यहां पर सब जगह पे क्या बोल रहा है, ए माइनस बी। बताओ ए माइनस बी वेन डायग्राम में कहां पर आएगा, ये वाला पार्ट होगा ए माइनस बी वाला पार्ट। ए माइनस बी वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पूरे ए में से क्या हटाना पड़ा हमें, पूरे ए में से क्या हटाना पड़ा, कॉमन। कॉमन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें एन ऑफ ए माइनस बी चाहिए तो हमें ए में से क्या हटाना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ में नहीं आ रहा क्या, ये देखो पूरे ए में से क्या हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो कॉमन वाला, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ, ऑप्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गया ना सभी ये, तो इरेज कर दो ये। एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी, मेरे को उसको देख के क्वेश्चन याद है, बहुत फेमस क्वेश्चन। हाँ लिखो, इफ ए एंड बी आर, if A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, then n of A union, then n of A intersection B, sorry, then n of A intersection B is equals to question mark। फिर लिखो also find n of A intersection B, sorry n of A union B। आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना है फिर यूनियन निकालना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले, फिर बाद में एन ऑफ ए यूनियन बी। मैंने क्वेश्चन में पहले बोला है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स कितने लोगों को याद है, किससे कहते हैं बताओ, इंटरसेक्शन गुड। ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट होता है, नल सेट होता है डिसजॉइंट सेट्स के केस में। क्लियर हो गया ये चीज, नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। तो अगर यहां पर सामने n लग जाए तो n का क्या मतलब होता है बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट, कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। फर्स्ट पार्ट का क्या ये समझ में आ गया सबको। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा, नहीं। अच्छा, ये तो याद है आप लोगों को, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला जो जस्ट अभी अभी मैंने बताया क्या था, तो लिखने के लिए मैं बोला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ कब ट्रू होता है, जब ए और बी कैसे सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो नोट करके अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। if this equation is true, then what can you conclude about A and B? ऑप्शन दे देगा, A और B एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। तो आपको करेक्ट आंसर समझ में आ गया। समझ गए ना कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, हटा दो फिर इसको भी मैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लग रहा है कौन सा सही है,
किसी का कोई आंसर? हटा दो इसको मैं। चलो चेक करते हैं। 17। अच्छा कोई गेसिंग करो तो वो कर लो, बता दो। ए बी और सी, बस सब हो गया। ओके चलो ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये वाले सिंबल का मतलब पता है ना क्या है? बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फाइव। फाइव मतलब नल सेट। ठीक है, तो नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, नल सेट के अंदर नल सेट भी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ये लिख रहा हूं ना, ऐसा लिख रहा हूं ना, तो नल इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो नल सेट वाला है। ये मान लो ये बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, लेकिन ये बॉक्स है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। समझ गया ना? तो इसलिए ये लिखना गलत हो जाएगा। नल सेट खुद का एलिमेंट नहीं होता, नल सेट का कोई एलिमेंट नहीं। फिर उसके बाद यहां पर ये क्या बोल रहा है? नल सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नल। मतलब कि अगर ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये आ रहा है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? खुद में नल सेट। तो ये लिखना सही होगा कि नहीं होगा? होगा। ये जो है इसका क्या है? एलिमेंट है, तो इसके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये ऑप्शन क्लियरली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक सेट है इधर। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी ना ये वाला जो सिंबल है ना, ये सिंबल अगर यूज हो रहा है तो ये सिंबल तभी यूज होगा जब यहाँ पर राइट साइड में क्या हो? एक सेट हो, और लेफ्ट साइड में उसका क्या हो? एक एलिमेंट हो। समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पर ये भी एक सेट है और ये भी सेम सेट है, तो कोई खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता कभी भी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब यहाँ पर अगर ऐसे लिख रहे हैं जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ नल सेट, तो वो भी क्या है? रॉन्ग, क्योंकि नल सेट का कोई एलिमेंट नहीं होता, जीरो भी नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या है? इनकरेक्ट। क्लियर ये चीज? ओके। अच्छा अगर मान लो इसमें ना ये बदल दिया जाता, एक को और ऐसा करली ब्रैकेट लगा देते बाहर में, तब फिर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। क्लियर ये चीज? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18। which one of the following is an infinite set? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ह्यूमंस का सेट फाइनाइट है, वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास वो भी फाइनाइट है, और ट्रीज इन अ फॉरेस्ट वो भी फाइनाइट है, काउंटेबल है, ऑल प्राइम नंबर्स इट इज इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 19। चेक करो, ये सारे क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद 19 से लेके 22 तक फटाफट। यार ये सिंबल थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है मेरे ख्याल से ना, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है ना। इंटरसेक्शन या यूनियन दोनों में से कुछ एक है, बना लोगे मेरे ख्याल से, जो भी होगा तो स्किप करते हैं उसको, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और टीम का आंसर बताओ। नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है क्या? यहां पर सेट ए एलिमेंट एक्स का सेट है, एक्स रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर 14 है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, 2x कितना है? 6 है। तो यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू क्या होगी? +4 और दूसरी वैल्यू क्या होगी? -4। इंटरसेक्शन, यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो कोई कॉमन वैल्यू है क्या दोनों में? नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, नल सेट। समझ गए ना ये चीज? तो क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो गलत मत कर देना। नेक्स्ट बताओ। क्या होगा बताओ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ए उन एलिमेंट का सेट है एक्स का जहां पर एक्स की वैल्यू खुद के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कोई वैल्यू हमेशा खुद के इक्वल तो होती ही है, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी।
मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नल सेट है, ये आपको पूछ रहा है। क्या लग रहा है, बताओ जल्दी आंसर। ऑप्शन बी। ओके, और कुछ? बी। बी। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कैसे ऑप्शन डी समझो? ये तो नल सेट नहीं है, ये तो श्योर आप समझ गए, क्योंकि अंदर में एक एलिमेंट है 0। अब ये वाला क्यों नहीं है? तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यहां पर बोलता है x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, बहुत सारे नंबर आएंगे। यहाँ बोलता है x 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 -2 -3। यूनियन मतलब दोनों को मिला दो, तो नल सेट कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। मिलेगा तो उसमें तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा। यहां पर भी देखो क्या यूज कर रही है, और का मतलब क्या है? यूनियन। तो यहां से भी x की 2 वैल्यू मिली, यहाँ x की 1 वैल्यू मिली, मिला दोगे तो नल सेट नहीं रहेगा, उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे। ये क्यों नल सेट है? इसका कारण है क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। फिर यहाँ पर रूट लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट -1। रूट -1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया हो, जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको याद होगा क्या होता है रूट -1। आई, आयोटा। ये कौन सा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? x कैसा नंबर है? रियल नंबर। तो रियल है वो होना चाहिए, लेकिन ये रियल नहीं आ रहा, कैसा आ रहा है? इमेजिनरी। इसलिए यहाँ पर ये एक क्या होगा? नल सेट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी बना के दिखाओ मुझे। 23 24 25 ये 3 क्वेश्चंस बनाओ, फिर उसके बाद छुट्टी। मुझे क्या मार्क्स भी नोट करने के लिए बोलना था, मार्क्स नोट नहीं किए, ताकि आप लोग ये गेस कर पाते आपको कितना स्कोर मिल रहा है ऐसे क्वेश्चंस। क्या लिखा है? 52 लोग हैं टोटल, जिसमें 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, लेकिन 33 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। While 33 drink tea, how many persons drink coffee but not tea? कितने लोग कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते? समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूला या तो वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना वेन डायग्राम अप्रोच अगर फॉलो करें तो 2 सेट बना देते हैं। ये हो गया सेट, ये हो गया दूसरा सेट, सेट टी सेट सी। टी मतलब टी वाले, सी मतलब कॉफी वाले, और दोनों के बीच में जो दोनों वाले, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर जो 16 है वो क्या टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं, तो ये 16 का अकाउंट कहां पर आएगा? 16 का अकाउंट यहाँ पर आएगा, जो टी के अंदर आ रहा है बट कॉफी के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? while 33 ड्रिंक टी, लेकिन टोटल 33 ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, लेकिन 16 लोग ऐसे जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो 16 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, लेकिन चाय पीने वाले 33। तो बाकी बचे लोग क्या है? वो सिर्फ चाय नहीं, वो साथ में क्या पीते हैं? कॉफी भी पीते हैं। तो चाय पीने वाले अगर 33 हैं और सिर्फ चाय पीने वाले अगर 16 हैं, तो माइनस करोगे तो जो बचेगा क्या बचेगा? 17। ये 17 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी। तो ये काउंट कहां पर लिखा जाएगा? जो कॉमन है वहां पर लिखा जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो कितने लोग कॉफी पीते हैं बट चाय नहीं पीते? तो आपको कौन सा काउंट बताना है? ये वाला काउंट बताना है। समझ में आ गया? तो कैसे बताओगे? नहीं, तीनों का सम कितना हो जाएगा?
52, क्योंकि टोटल मिला के कितने लोग हैं 52, तो ये हो गया 16 प्लस 17 प्लस इसको x मान लेते हैं इज इक्वल टू 52, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90, हाँ 91 ना, हाँ 90, ओके x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 90, क्या ये समझ गए सभी? ओके तो ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये रिस्क कर दो ना, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अब इसको अगर सोचेंगे वेन डायग्राम से बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है? अब समझो इसको कैसे बनाना है। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन भी बिना वेन डायग्राम के बना सकते थे हम, सेट बना के जो फॉर्मूला लिखा है उससे। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही बनाया जा सकता है, कैसे? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 600, जिसमें 400 ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं तेलुगु, तो तेलुगु बोलने वाले स्टूडेंट, तो एन ऑफ टी नंबर ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पर्सन कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, क्या ये क्लियर हो गया? 300 दोनों हिंदी बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पर्सन कितना आ गया यहाँ पर 300, क्या ये समझ में आ गया? अब ये समझ में आया तो बताओ वो 600 क्या है, कुल मिला के कितने स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदी बोल सके या फिर वो तेलुगु बोल सके, तो क्या लिखूंगा बताओ? एन ऑफ टी यूनियन एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 600, क्या ये समझ में आ गया सबको? या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो फिर तेलुगु बोल रहे हैं, दोनों मिला के टोटल 600 है। अब आपको क्या चाहिए, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों बोल सकते हैं, बोथ, तो क्या निकालना है बताओ? टी इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, मैंने बताया, तो आपको दोनों वाला काउंट निकालना है, तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला जो भी मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था याद करो, प्रोबेबिलिटी सॉरी एन है ना, एन ऑफ टी यूनियन एच इज इक्वल्स टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच, याद आया? इसमें आपके पास ये वाला काउंट है 600, इसमें आपके पास ये वाला काउंट है कितना है 400, इसमें आपके पास ये वाला काउंट है कितना है 300, और माइनस आपको ये वाला काउंट निकालना है जो दोनों बोल सकते हैं, समझ गए? तो आंसर कितना आएगा 100, तो 100 ऐसे लोग होंगे जो दोनों बोल सकते हैं, क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट बनाओ इसको। आया किसी का आंसर?